हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग सेक्शन 2 के फिजिक्स के कंप्लीट फार्मूला इन वन वीडियोस के सीरीज में। यह आपका रिवीजन सेशन का सीरीज चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको फिजिक्स के फार्मूला को बताया जाएगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो ध्यानपूर्वक सभी वीडियोज़ को देखिएगा। इस सीरीज में जितने भी वीडियोज़ आएंगे, एक एक वीडियोज़ को अगर आप कंप्लीटली वॉच करते हैं, डेफिनेट तौर पे गारंटी के साथ हम बोलेंगे कि आपको यह फ़ायदा होगा। यदि इस वीडियो को हम आपको नहीं देना चाह रहे थे अभी, क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन एक स्टूडेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट था, इतना ज़्यादा कमेंट था उनके द्वारा, सो हमें आखिर देना पड़ा। और ये ज़रूर बोलेंगे कि इस वीडियोज़ को देने के बाद वो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करेंगे, हमें पता है। और उन्हीं के कारण ये वीडियोस हमें देना पड़ रहा है कि चलिए आपके लिए कम से कम जितना हो सके, कुछ ही चैप्टर कवर हो सके, जितना चैप्टर कवर हो सके उतना ही आपको कम से कम मिल तो सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और आज की इस वीडियोस में हम यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो फार्मूला होंगे उसको बताया जाएगा, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा ताकि आप उसे अच्छे से मेमोराइज करके रख सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन के अभी लास्ट समय आ चुके हैं, सो आपका काम है कि अच्छे से क्वेश्चंस को रिवीजन करना, अच्छे से आपको किसी न किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। हमारे अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज बढ़िया है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो लिंक में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। देन फिर टेस्ट सेक्शन में जाके जीडी और डीबी जिस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। और देन फिर जब आप इसको बाई करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में ये प्राइस 349 रुपीज़ होगा, लेकिन आप वहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से ट्यूटर 50 का कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और देन फिर इसका प्राइस आपको 175 रुपीज़ पड़ जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लगाने से आपके कह सकते हैं कि आपका लेवल भी बढ़ता है, आपको एग्जामिनेशन टाइप फीलिंग भी मिलता है, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको आपके लेवल को बढ़ाएगा, ये आपको हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं, इवन आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये बढ़िया तरीका होता है लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज लगाने का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और साथ ही साथ आप जो भी स्टूडेंट अगर नेवी ट्रेडमैन के भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज आप जाकर बाई कर सकते हैं, सेम टू सेम परीक्षा ऐप पे ही। तो यहाँ पे आपका कोड लगाइएगा ट्यूटर 50, तो वहाँ पे भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम अपने यहाँ पे फार्मूला के बारे में, जो हमारा फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमें पढ़ना है, जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम परसेंटेज ईरर से रिलेटेड आपको फार्मूला यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ईरर में क्या होता है आपका कि कहा जा रहा है कि किसी भी मेजरमेंट एक्स में यदि आपको इफ़ एनी मेजरमेंट एक्स, अगर आपके मैक्सिमम पॉसिबल ईरर जो है अगर डेल्टा एक्स दिया जाए तो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का जो परसेंटेज ईरर होगा वो क्या होगा आपका, तो वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। यानी किसी भी मेजरमेंट एक्स में अगर आपका मैक्सिमम ईरर डेल्टा एक्स हो जाए तो उसका परसेंटेज ईरर होता है, ऊपर ईरर लिखाता है यानी डेल्टा एक्स लिखाता है, अपॉन जो हमारा मेजरमेंट होता है वो लिखाता है नीचे, इंटू 100 से वो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको काम कैसे आएगा, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइएगा उस समय आपको काम आएगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस तो हम आपको दे नहीं रहे हैं, सो अगर क्वेश्चंस देते तो ज़्यादा आपके लिए ये आपको पता चल पाता कि आखिर यूज कैसे करते हैं, लेकिन ये फार्मूला डिवीजन का सीरीज है तो क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, तो आपको उसको खुद से यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि जैसे कि यहाँ पे स्टार मार्क करके दिया जा रहा है कि किसी भी फार्मूला में अगर आपको कोई क्वांटिटी जेड हो, ठीक है, इन फार्मूला ऑफ क्वांटिटी जेड, किसी फार्मूला में जिनका क्वांटिटी क्या है जेड है, ठीक है। तो आपको थोड़ा वीडियोस फास्ट लग रहा होगा, लेकिन इसे आप स्लो कीजिएगा। फास्ट इस कारण से है कि थोड़ा सा लंबा चीज़ इसमें कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वांटिटी इसमें देना है, तो थोड़ा सा इसको फास्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मानते हैं कि कोई फार्मूला जेड है हमारे पास, जिसको डिफाइन किया जा रहा है जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर बी अपॉन टी टू द पावर सी। तो आपको रिलेटिव ईरर इसमें पूछा जा रहा है, तो रिलेटिव ईरर इसमें कितना होगा, तो रिलेटिव इसमें ईरर होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स हमारा क्या होता है, रिलेटिव ईरर होता है। और वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है कि जैसे ये अगर हम एक्स को उठाएंगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका ए है, सॉरी एक्स का पावर क्या है आपका ए है, तो इस पावर हमारा पीछे चला जाता है और एक्स के साथ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लग जाता है। फिर उसी प्रकार से ये जो वाई टू द पावर बी है तो बी हमारे पीछे चल जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई हो जाएगा। फिर टी टू द पावर सी है तो ये सी पीछे चल जाएगा और डेल्टा टी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव ईरर होता है। देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। जैसे कि मानिएगा कि हमारा फार्मूला है आपको, जैसे एक फार्मूला है आपको जैसे पाई आर स्क्वायर एच, जैसे मान लेते हैं वॉल्यूम है हमारा ये क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर एच में अगर आपसे कोई ईरर पूछेगा, अगर आपसे कहेगा कि डेल्टा आपका कह सकते हैं कि जो ईरर इन रेडियस है वो कितना है, डेल्टा आर है, अगर आपको दिया जाए या फिर ऐसा दिया जाए, मान लेते हैं आपसे कहेगा कि परसेंटेज ईरर जो है आपका आर का वो कितना है, रेडियस में परसेंटेज ईरर आपका 2% का है, और परसेंटेज ईरर आपके हाइट में कितना है आपका, ये भी आपका 2% का है। तो आपसे पूछेगा परसेंटेज ईरर इन
आपका कहाँ पे वॉल्यूम में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, और याद रखिएगा जब आपका रिलेटिव एरर यह हो गया तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे टर्म में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि इन वॉल्यूम में आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम हमें यह पता है तो हम यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, बराबर होगा पाई, तो हमारा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आपका हट जाएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का ये पावर 2 पीछे चला जाएगा और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा, प्लस में ये डेल्टा एच है तो डेल्टा एच पे पावर 1 है तो 1 को पीछे लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि डेल्टा आर इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर यही होता है, ये परसेंटेज एरर होता है। तो परसेंटेज एरर रेडियस कितना है, 2% का है, तो 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या आपका 2 है तो क्या हो गया 2 2 4 प्लस 2 कितना हो गया आपका, ये आपका 6 हो गया। तो परसेंटेज एरर वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा आपका 6% का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है किसी भी क्वेश्चन में, शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब ये आप क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइए आप, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को लगाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनाने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा परसेंटेज एरर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको परसेंटेज एरर में जनरली नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड आपको फार्मूला बताया जाएगा और देन फिर उसके डायमेंशनल फार्मूला को आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं इवन आपके डीबी के सेक्शन 1 में, यानी कहने मतलब डीबी जीडी और यांत्रिक के जो सेक्शन 1 होते हैं उसमें भी आपके इससे फार्मूला बनते हैं। और आपके जीडी में तो सेक्शन 2 का जो फिजिक्स है उसमें तो बनता ही बनता है, उसमें तो टॉपिक आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि पहला हमारा है, यहाँ पे देखिएगा, पहला हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड है, ठीक है। चलिए मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, मास को हम क्या कैपिटल एम से लिखते हैं इस प्रकार से, टाइम को हम किससे लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी से, और लेंथ को किससे लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं एल से, ठीक है। ये हमारा डिनोशन होता है, नोटेशन होता है आपके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के दौरान। तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी या फिर स्पीड दोनों एक ही चीज़ हो गया, इन दोनों के दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन इनके दोनों जो यूनिट होते हैं वो दोनों के यूनिट सेम होते हैं, इस कारण से इन दोनों के डायमेंशन भी सेम होते हैं, ठीक है। चलिए तो वेलोसिटी इसके आपको बता दें वेक्टर होता है और स्पीड आपका स्केलर होता है, ये सभी पता है, यहाँ पे आपको इतना डीपली हम नहीं बताएंगे। चलिए आगे हमारा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी पे पावर -1, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी का आपका वेलोसिटी के ही बराबर होगा। देखिए वेलोसिटी का चेंज मतलब पहले का वेलोसिटी मान लेते हैं v1 होगा, दूसरा का वेलोसिटी v2, तो v2 माइनस v1 यही होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटी ही है तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा आपका, एक वेलोसिटी ही देगा, तो उनका यूनिट भी क्या होगा आपका वेलोसिटी का यूनिट के ही बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का LT-1 होता है और टाइम का t होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया LT पे पावर -2, ठीक है। फिर उसी प्रकार से फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का m लिखाता है और एक्सेलरेशन का क्या होता है LT पे पावर -2, तो इसका वैल्यू हो गया MLT पे पावर -2, ठीक है, MLT पे पावर -2, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी चीज़। वर्क का क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हमने अभी तुरंत निकाला है, क्या है आपका फोर्स का MLT पे पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट को हम, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है तो आप इसको L से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ML² T पे पावर -2। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट क्या हो गया हमारा, वर्क का डायमेंशन क्या हो गया MLT पे पावर -2, उसको हमने ऊपर लिखा और नीचे टाइम है तो उसको नीचे t लिखा हमने, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा ML² T पे पावर -3। फिर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको फॉर्मूला भी दिया जा रहा है, तो आपको फॉर्मूला भी साथ ही साथ अगर आपको याद रहेगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, ठीक है, तो मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला भी याद रखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का m होता है, वेलोसिटी का LT पे पावर -1 होता है, तो MLT पे पावर -1 हो गया। उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो होता है आपका वो होता है आपका हाफ ऑफ mv², तो हाफ का तो हाफ ही रहेगा, और मास का m होता है और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी LT पे पावर -1 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है MLT पे पावर -2। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, काइनेटिक एनर्जी और आपका वर्क, फिर आपका कोई भी प्रकार का एनर्जी हो, इन सभी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, इनके इक्वल डायमेंशन होते हैं, लिखिएगा इक्वल डायमेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए इक्वल डायमेंशन, नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका
तो वो देखिए इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इंटू डिस्टेंस, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इंटू डिस्टेंस। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ml² T⁻²। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है ml² T⁻²। देखिए एनर्जी जहाँ पे भी आएगा ना, एनर्जी जहाँ पे भी आएगा तो यूनिट इसका यही रहेगा, सॉरी उसका डायमेंशन आपका हमेशा यही रहेगा ml² T⁻², ठीक है, ml² T⁻² हमेशा रहेगा। तो आपका किसी प्रकार की एनर्जी हो हमेशा उसका जो डायमेंशन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है ml², एरिया का होता है L², तो इसका हो गया ml⁻⁻1 T⁻², ठीक है। फिर इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, फिर आपका यहाँ पे फोर्स का यूनिट डालेंगे ml⁻² और टाइम का t हो जाएगा तो ml⁻1 हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यही होता है। फोर्स का यूनिट हमें पता है, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, क्या होगा आपका ml⁻² और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एक प्रकार का डिस्टेंस है तो ml² T⁻² हो जाता है, ठीक है। तो टॉर्क जो डायमेंशन हो गया दिखेगा वो किसके बराबर है, तो ml² T⁻², और ऐसा कहीं पे है क्या ml² T⁻²। देखिए एनर्जी का जो यूनिट है और आपका कह सकते हैं कि टॉर्क का जो यूनिट है टाउ जिसे लिखते हैं, इन दोनों का यूनिट क्या होता है आपके आपस में बराबर होते हैं। एनर्जी का यूनिट और आपका टॉर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका आपस में बराबर होता है। देखिए एनर्जी इवन वर्क डन दोनों एक ही चीज़ हुआ, एनर्जी एक प्रकार का वर्क ही डन है, वर्क डन भी एक प्रकार का एनर्जी ही है, ठीक है। तो इन दोनों के जो होंगे आपके डायमेंशन आपस में बराबर होंगे। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ से जो निकल के सामने आ रहा है ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी प्रकार से स्ट्रेस का देखेंगे तो स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा ml⁻⁻1 T⁻²। तो यहाँ से देखेंगे कि स्ट्रेस जो होगा आपका इसका डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन वो क्या होगा आपस में, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे, ठीक है। चलिए तो ये सभी जो हमने आपको छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं आपको ये सब याद रखिएगा, इससे आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम गामा से डिनोट करते हैं और वो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है आपका अभी तुरंत हमने बताया है ml⁻⁻1 T⁻², तो वो क्या होगा आपका ऊपर लिखा जाता है, ठीक है यहाँ पे। और जो स्ट्रेन होता है स्ट्रेन को डेल्टा L/L से लिखते हैं, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों एक प्रकार का लेंथ है, ऊपर का यूनिट मीटर होगा, नीचे का यूनिट भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेन जो होता है वो आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, स्ट्रेन जो होता है आपका वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे हो गया आपका इसका स्ट्रेन, तो हमारा इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ऊपर वाला का यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का ml⁻⁻1 T⁻², तो इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा ml⁻⁻1 T⁻²। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का हमारा ml⁻² होता है, लेंथ का L होता है, तो इसका हो जाएगा आपका m⁻²। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। जैसे आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू क्या होता है g m1 m2 अपॉन r², यहाँ से आप g को निकालेंगे तो हो जाएगा फोर्स इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकलता है। तो इस प्रकार से आप जब फोर्स डिस्टेंस और मास सभी का यूनिट आपको पता है, जब सभी का यूनिट आप डालेंगे तो वहाँ से आपको सारे का डायमेंशन भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है तो उसमें क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो इसका यूनिट हो जाएगा L⁻²। फिर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसका वर्क अपॉन मास होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है हमारा फोर्स अपॉन क्या होता है आपका, फोर्स बोल रहे हैं, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा अंतर होता है। फिर इसका भी आपका डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं आपका L² T⁻²। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी T⁻1 हो जाएगा। एंगल का क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का तो कोई यूनिट होगा नहीं, रेडियस का यूनिट क्या होगा आपका, आर्क है ना, आर्क भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ होता है। तो एंगल इन रेडियन इनका डायमेंशन क्या होगा आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है एंगल अपॉन टाइम, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, टाइम का डायमेंशन होगा जो कि क्या होता है आपका T⁻⁻1। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि एंगल जो होता है उसका कह सकते हैं यूनिट होता है, एंगल का यूनिट क्या होता है आपका रेडियन होता है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है, लेकिन उसके डायमेंशन नहीं होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास क्या हो यूनिट हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो, तो इसका आंसर होगा हमारा एंगल, क्योंकि एंगल के पास क्या होता है यूनिट तो होते हैं रेडियन लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा T⁻⁻1 और टाइम का सिंपल T होता है तो T⁻⁻2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए। तो मास का हमारा m होगा और डिस्टेंस का हमारा l होता है, उसका स्क्वायर है तो ml² हो जाएगा। फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr
ठीक है। ये क्या होता है आपका मोमेंटम इंटू आपका ये डिस्टेंस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। जैसे देखिएगा एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना आपका वो एम भी आर से होता है, तो एम का क्या होगा कैपिटल एम, और वेलोसिटी का क्या होगा एल टी पे पावर -1, और आर का क्या होगा एल होगा, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1। आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला से भी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी करेंगे तब भी आपको सेम ही आएगा आपका यूनिट, और यहाँ से करेंगे आपका एम भी आर से तब भी आपका सेम ही यूनिट आएगा। तो आप किसी भी फॉर्मूला से आपको याद रहेगा। जो देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा टर्म है जो कि हमारा किसी एक फॉर्मूला में यूज हो रहा है, तो आप उसी फॉर्मूला से उस टर्म को निकाल के उसका डायमेंशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होगा कि हाँ किस एक ही फॉर्मूला एकदम कॉन्स्टेंट है कि इसी फॉर्मूला से डिराइव करना है, नहीं तो करना है, नहीं तो दूसरे फॉर्मूला से डिराइव नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी का क्या होगा, एक प्रकार का एनर्जी है, तो एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होगा, मास का एम होगा, और चेंज इन टेम्परेचर का थीटा होगा, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी पे पावर -2 इंटू थीटा पे पावर -1। नेक्स्ट आपका थर्मल कैपेसिटी है। क्या आपका थर्मल कैपेसिटी, देखिए जितने सारे यूनिट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे सारे बेहतरीन यूनिट है, सारे अच्छे यूनिट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस सभी को याद रखना है। और थर्मल कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका थर्मल कैपेसिटी यानी हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, और इसका यूनिट जो होता है आपका इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को अभी तुरंत हमने बताया था हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू चेंजिंग टेम्परेचर। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये सब को आप याद रखिएगा। तो स्पेसिफिक हीट का क्या हो गया हमारा हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसका ये हो गया। देखिए कहीं कहीं जो थीटा होता है उसको के भी लिखता है, यानी केल्विन से भी डिनोट कर देता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और स्पेसिफिक हीट जो होगा तो थर्मल कैपेसिटी होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमारा डायमेंशन यह होता है, और मास इसके साथ हो जाएगा तो मास एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट होता है हीट एनर्जी अपॉन मास, हीट एनर्जी अपॉन मास। तो हीट एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमारा उसका डायमेंशन आ जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट जिससे कि हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं के से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होता है आपका हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर ही हो गया। तो हीट एनर्जी का एक प्रकार की एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी पे -2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका चलिए ये तो हो गया, नीचे मास का एम हो गया हमारा, और साथ ही साथ क्या हो गया हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो गया हमारा, इंक्रीज इन टेम्परेचर का वैल्यू सिंपल टेम्परेचर हो गया यानी थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया आपका, इसका वैल्यू हमारा हो गया यूनिट यहाँ से देखेंगे तो एम एल टी पे पावर -3 थीटा पे पावर -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो लिखा गया है इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि ईरर है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ईरर है, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आखिर ये जो आपका जो डायमेंशन लिखा गया है ये डायमेंशन आपका क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, डायमेंशन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायमेंशन आपका एम एल टी पे पावर -3 और थीटा पे पावर -1 या फिर के पे पावर -1 ये तो सही है हमारा, लेकिन ये जो लिखा गया है इसको गलत लिखा गया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखेगा। तो आप देखिए फॉर्मूला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का वो होता है आपका क्यू इक्वल टू होता है माइनस ऑफ के ए, क्या होता है माइनस ऑफ के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से हम के को निकालते हैं तो के का वैल्यू होता है हमारा क्यू इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा टी इंटू टाइम, क्या होगा डेल्टा टी इंटू टाइम। देखिएगा समझिएगा बारी बारी से, जैसे क्यू जो क्या हो गया हमारा हीट हो गया, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट जो होगा हमारा एनर्जी के बराबर होगा। डेल्टा एक्स का यूनिट क्या होगा लेंथ होगा, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, या फिर आप इसको थीटा लिख रहे हैं तो थीटा से डिनोट कीजिए, ठीक है। सॉरी टेम्परेचर है, सॉरी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है तो थीटा हो जाएगा, और टी क्या है इसका टाइम है तो इसका क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ठीक है सिंपल। यहाँ से आप डिराइव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका ये यूनिट है जो आपका ये आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। फिर उस प्रकार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का आपको पता है, एरिया आपको पता है एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको पता होना चाहिए। कैसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से आपको बता देते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका सिंपल वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगा, यानी एल टी पे पावर -1 हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस, यानी एल ही होगा तो एल से एल कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका टी पे पावर -1। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह पे टी पे पावर -1 लिखा गया है, तो इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा आपका यह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके डायमेंशन को डिराइव कर पाएंगे किसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है। या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन को आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसके कह सकते हैं कि डायमेंशन को डिराइव कर पाइएगा, ठीक है। ईटा जो होता है यही आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो चलिए यहाँ से नहीं, आपको जो सिंपल तरीका है वो हमने बताया आपको, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा,
नेक्स्ट आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने आपको बता दिया। फिर गैस कांस्टेंट क्या है, गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट कैसे निकलता है, आपको PV इक्वल टू एन आर टी होता है, यही आर गैस कांस्टेंट होता है। तो PV अपॉन एन इंटू टी क्या होगा, PV अपॉन एन इंटू टी। तो P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, और N क्या होता है आपका मोल होता है, तो इसका डायमेंशन आपको नहीं लिखना है, इसका यूनिट भी नहीं होता है। और T क्या होता है आपका टाइम होता है, सॉरी T आपका टेम्परेचर होता है। तो PV अपॉन टेम्परेचर यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रेशर का यूनिट पता है, हमने बताया है, वॉल्यूम का पता है, टेम्परेचर का पता है, सब डालिए यहाँ पे आंसर आएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, ml स्क्वायर टी पे पावर -2 अपॉन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका ml स्क्वायर टी पे पावर -2 थीटा पे पावर -1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कैसे निकलेगा डायमेंशन, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर एनर्जी लिखेंगे, नीचे टेम्परेचर लिखेंगे, और इन दोनों का डायमेंशन आप लिखेंगे, आपका आंसर जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, क्या है प्लैंक कांस्टेंट, और क्या है हमारा फोर्स कांस्टेंट, और क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी आपका एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ठीक है। इन दोनों का ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा हमारा, एनर्जी अपॉन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, यानी E इक्वल टू एच इंटू न्यू, आपने पढ़ा होगा। तो H इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन न्यू। E क्या होता है हमारा, E होता है हमारा एनर्जी, और न्यू क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है आपका। तो ये हमारा E इक्वल टू क्या हो गया, H इंटू न्यू हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, H का निकाल सकते हैं, सॉरी हाँ H, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का आप यहाँ पे डायमेंशन निकाल सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशन पता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता है, हमने बता दिया आपको, तो वहाँ से इसके डायमेंशन को निकाल पाइएगा। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा कि F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एक्स होता है। तो K जो होता है यही आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो फोर्स अपॉन एक्स हो गया। तो फोर्स का क्या होगा आपका, फोर्स का होता है ml स्क्वायर, सॉरी ml टी पे पावर -2, और x का क्या होता है L होता है। तो L से L आपका कट जाएगा, m टी पे पावर -2 बच जाएगा, ठीक है। यही है यहाँ पे m टी पे पावर -2, तो फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके डायमेंशन को निकालेगा। फिर नीचे है मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकलेगा, B इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q इंटू V। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू Q B V, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन Q इंटू V। ये फोर्स है, Q चार्ज है, V क्या है आपका यहाँ पे वेलोसिटी है। तो आप सभी का यूनिट आपको पता होगा, सभी का डायमेंशन आपको पता होगा, डालिएगा आंसर आएगा, ठीक है। फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि जो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई क्या होगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, सभी चीज़ आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन पता है, Q1 Q2 का पता है, Q1 Q2 चार्ज है, इनका कूलम होता है, ठीक है। फिर आपको ये क्या बच के आपका आर का पता है, आर डिस्टेंस है, तो आपका L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके डायमेंशन को फाइंड कीजिएगा। फिर परमिटिविटी और वैक्यूम म्यू नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ से निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है। कैसे, आपने पढ़ा है कि DB इक्वल टू क्या होता है आपका, DB इक्वल टू होता है 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, क्या होता है 4 पाई अपॉन म्यू नॉट। फिर आपका होता है ऊपर आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू साइन थीटा, क्या होता है आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू साइन थीटा, ठीक है। DL I इंटू साइन थीटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से आप इसका क्या निकल सकते हैं, यहाँ से आप सिंपली म्यू नॉट को ऊपर ला देंगे, DB को नीचे लाएंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से करके यहाँ पे आपको DB क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको यहाँ पे निकालना सिखाया है हमने भी तुरंत, फोर्स अपॉन Q इंटू V। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन डाल दीजिएगा, आर स्क्वायर का डायमेंशन L स्क्वायर होता है, DL क्या आपका एरिया है आपका, सॉरी लेंथ है आपका, तो इसका लेंथ का सिंपल L हो जाएगा, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो सिंपल आपका इस तरह रह जाएगा। और आई क्या है आपका, आई करंट है, तो करंट का एम्पियर लिखा गया यहाँ पे, तो ए यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप यूनिट डायमेंशंस को निकालेंगे। तो सारे यूनिट डायमेंशन जो भी आपके इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे बताया है। और भी यूनिट डायमेंशन है, ऐसा नहीं है कि इतना ही पे यूनिट डायमेंशन खत्म हो जाता है। यूनिट डायमेंशन ढेर सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूज में आएंगे, जिससे आपको इतना कुछ जानने के बाद कम से कम आपके बचे हुए और भी डायमेंशंस को आप डिराइव कर पाएंगे। तो वो हमने आपको यहाँ पे बताया है। आने वाले समय में आपके बचे हुए और भी चैप्टर्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी फॉर्मूला दिया जाएगा आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अपना प्यार दिखाइए, ताकि क्या हो आपको आने वाले समय में और भी आपको इसके रिलेटेड वीडियोज़ मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।